बच्चों, एक बार पुनः आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, जैसा कि आजकल हम पढ़ रहे हैं प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, तरल दाब, और उसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पास्कल्स का नियम। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको दाब की जो डेफिनेशन बताई थी, और मैंने कहा था कि किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक मैंने आपको बताया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। इसको हम द्रव के दाब का संचरण के नियम से भी जानते हैं। द्रव में दाब का जो संचरण होता है, इसके संबंध में 1653 ईस्वी में पास्कल ने जो नियम दिया उसको कहा गया है द्रव के दाब का संचरण का नियम। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट उन्होंने क्या लिया पास्कल ने? पास्कल का जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट अर्थात कथन, क्या कहा उन्होंने? किसी बर्तन में रखे द्रव में साम्य अवस्था में, जब किसी बर्तन में द्रव रखा गया है और द्रव साम्य अवस्था में है, तो द्रव पर जो दाब है, द्रव जब किसी बर्तन में द्रव साम्य अवस्था में है तो द्रव में जो दाब होता है, द्रव के अंदर या द्रव में जो दाब लगाया जाता है वह समान रूप से द्रव के भीतर संचरित होता है। इसको कहते हैं पास्कल का नियम। पास्कल ने कहा कि जब किसी बर्तन में द्रव रखा है और द्रव किस अवस्था में हो? साम्य अवस्था में हो, तो द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर जो दाब लगेगा वो दाब द्रव में समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है? संचरित होता है, जिसको हम द्रव के दाब का संचरण, द्रव में दाब के संचरण के नियम से भी जानते हैं। अब आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि जो माना सपोज हमने किसी बर्तन में जो है, ये बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में क्या रखा है? बर्तन में द्रव रखा है, ठीक है। तो द्रव के भीतर, किसी बर्तन में रखे द्रव के भीतर, जब द्रव बर्तन में क्या हो? साम्य अवस्था में हो, तो द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर जो दाब होगा वो दाब समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है? संचरित होता है। मतलब इस बिंदु पर, माने सपोज ये बिंदु है, यहाँ पर दाब समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है? संचरित होता है। ठीक है, अर्थात द्रव के भीतर जो कण हैं वो अनियमित तरीके से क्या करते हैं? गति करते हैं। द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के भीतर जो द्रव के कण होते हैं वो अनियमित तरीके से इधर उधर क्या करते हैं? गति करते हैं, और गति करके वो कण क्या होते हैं? टकराते हैं। एक दूसरे से टकराने के फलस्वरूप उनका क्या होता है? संवेग क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। समान रूप से द्रव के कण जब एक दूसरे में इधर उधर जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो उनका संवेग क्या होता है? परिवर्तित होता है, जिसके कारण जो है संवेग परिवर्तन होने के कारण उनकी जो है, उनके किसी बिंदु पर जो दाब होता है, जो अतिरिक्त दाब होता है, वह दाब जो है समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है? संचरित होता है। अर्थात आपने देखा होगा कि द्रव मतलब क्या होता है कि जब किसी बर्तन में जब हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करते हुए आप देखते हैं कि ऊपर का जो पानी है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, लेकिन पानी जो है नीचे क्या रहता है? ठंडा रहता है। अर्थात जो द्रव के कण है वो नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे इधर उधर जो है
अनुगमन वेग से या नियमित वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के फलस्वरूप उनका संवेग बढ़ता है और संवेग बढ़ने से जो अतिरिक्त दाब होता है वह अतिरिक्त दाब समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। यही जो है किसका नियम है, पास्कल का नियम है। अब बच्चों इसका जो प्रूफ है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, उत्पत्ति कैसे होगी, उत्पत्ति इसको प्रूव करेंगे हम, ठीक है। किस तरीके से हम प्रूव करते हैं कि माना हमारे पास कोई बर्तन है और जिस बर्तन में क्या रखा गया है, हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में द्रव ठीक है, ये बर्तन है और इस बर्तन में द्रव साम्य अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है, रखा गया है, ठीक है। अब द्रव के हम क्या मानते हैं, इस द्रव के भीतर दो बिंदु हैं C और D, दो बिंदु हैं, इसको C और D बात बोल रहे हैं। तो इस C और D को हम एक द्रव के भीतर एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, एक हम क्या खींचते हैं, बेलन की कल्पना यहाँ पे करते हैं। मतलब मैंने कहा था द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, यहाँ पर हम जो है एक इस C को एक वृत्ताकार एक वृत्त खींचते हैं, C को केंद्र मानते हुए, उसी प्रकार से D को केंद्र मानते हुए एक हमने वृत्त खींचा और इसके भीतर हम कल्पना करते हैं एक बेलन की, ठीक है। ये C और D है। तो यहाँ पर जो दाब हो जाएगा, C1 पर जो दाब हो जाएगा वो P1 और यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, P2। और यहाँ पर जो बल काम करेगा इस बिंदु पर, बिंदु C पर जो बल काम कर रहा है वो F1 और D पर जो बल काम कर रहा है वो क्या है, F2। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं कि C और D ये समतल तल है, यहाँ पर जो दाब होगा इन दोनों बिंदुओं पर, इन समतल बेलन के समतल तलों पर जो C और D पर जो दाब होगा, वो दाब जो है वो उसके वक्र पृष्ठों पर अभिलंबवत, वक्र पृष्ठों पर जो लगने वाला, ये वक्र पृष्ठ जो हैं, इन जो दाब यहाँ पे काम करेगा ये एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत काम करेगा, क्योंकि द्रव यहाँ पे क्या है, साम्य अवस्था में है। तो इसकी उत्पत्ति क्या कैसे कर रहे हैं बच्चों, कि हमने एक बर्तन लिया, बर्तन में जो है जल रखा हुआ है, ठीक है, और जल क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, और इस द्रव के भीतर हम दो बिंदु C और D लेते हैं। इन C और D को केंद्र मानते हुए दोनों साइड हम दो वृत्त खींचते हैं और वृत्त खींच करके हम एक किसकी कल्पना कर देते हैं, इसके भीतर एक बेलन की कल्पना कर देते हैं। तो बेलन के भीतर जो द्रव का जो भार होगा, जो बल होगा, ठीक है, जो भार होगा, और द्रव में के दोनों दिशाओं में जो बल है वो जो है उसके वक्र पृष्ठ पर जो लगने वाला जो बल है दोनों दिशाओं में वो क्या है, अभिलंबवत है, लंबवत बल है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर जो है, क्योंकि द्रव साम्य अवस्था में है, तो इसके वक्र पृष्ठों पर जो लगने वाला बल होगा, वक्र पृष्ठों पर जो लगने वाला बल होगा, वो बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम मानते हैं कि माना बिंदु C पर दाब P1, D पर दाब P2 है, और यहाँ पर जो बल है बिंदु C पर जो बल है F1 और D पे है F2। तो यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ पर जो दाब हो जाएगा बिंदु C पर दाब P1 तथा बिंदु D पर दाब P2 है, ठीक है, तथा बिंदु C पर बल F1 तथा D पर बल F2 है। तो यहां पर जो बल हो जाएगा बिंदु C पर, अतः बिंदु C पर बल, क्योंकि इसका जो पृष्ठ, इसका जो क्षेत्रफल है,
सी का और जो डी का क्षेत्रफल है वो क्या है, माना सपोज इस बेलन का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए है, ठीक है। तो बिंदु सी पर जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा F1, F1 बराबर P1A के, ठीक है। और F2 मतलब बिंदु सी पर, अतः बिंदु डी पर बल, ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2A के। तो चूंकि मैंने कहा कि दोनों बल मतलब बिंदु सी और डी जो बेलन के समतल तल हैं, इन समतल तलों पर जो बल होगा वह बल इन बेलन के वक्र पृष्ठों के पर लगने वाले अभिलंबवत बल के बराबर होगा, ठीक है। जो अभिलंबवत बल के बराबर होगा। यहाँ पर जो दोनों बल हैं, चूंकि द्रव साम्यावस्था में है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों परिणामी बल हैं वो क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों परिणामी बल क्या हो जाएंगे, वो शून्य हो जाएंगे या बराबर है। तो इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि F1 इज इक्वल टू किसके, F2 के, द्रव के भीतर बेलन के वक्र पृष्ठों पर जो लगने वाला बल है F1 बराबर किसके है, F2 के। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम कहेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P1A बराबर P2A, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पे A1, इस तल का क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। या क्षेत्रफल हम क्या कहेंगे, A ही कहेंगे। जो वृत्ताकार जो क्षेत्रफल हमने बना रखे हैं यहाँ पे, सी को वृत्त सी पर हमने वृत्त खींचा, उसका क्षेत्रफल A, और डी पर भी वृत्त खींचा, उस पर क्षेत्रफल A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो P1 बराबर P2 के, P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 के। अर्थात द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो दाब होता है वो समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है। मतलब जो दाब होगा वो प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। जितना दाब P1 पर होगा उतना ही दाब किस पर होगा, P2 पर होगा। तो इसको जो है, इसकी जो व्याख्या करते हैं हम, इसका जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो पास्कल्स का जो नियम है, पास्कल के नियम का एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, व्याख्या जिसको कहेंगे एक्सप्लेनेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, या जो है पास्कल के नियम का, पास्कल के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। जो मैंने पास्कल्स का नियम कहा कि द्रव, यदि किसी बर्तन में द्रव रखा है और द्रव साम्यावस्था में है, तो द्रव के किसी बिंदु पर जो दाब होगा वो समान रूप से द्रव के भीतर समान रूप से संचरित होता है। कब, जबकि बर्तन से द्रव का क्या ना होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, द्रव का क्षय नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका सत्यापन हम देखते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, और बर्तन पे माना सपोज ये बर्तन है हमारे पास, इस पर जो है पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, इस पर पिस्टन है चारों तरफ, जिनका क्षेत्रफल क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। एक बर्तन ऐसा है हमारे पास जिस पर जो है जल रोधक पिस्टन लगाया गया है, ठीक है। माना सपोज ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है, जल, ठीक है ना। और यहां पर क्या लगा रखे हैं, जल रोधक पिस्टन लगा रखे हैं, जल रोधक पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक। और चूंकि ये जो पिस्टन है प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, समान है, प्रत्येक का क्षेत्रफल
समान है, ठीक है, प्रत्येक का क्षेत्रफल समान है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज यहां पर जो है इसका ये जो पिस्टन है इसको बोलेंगे पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस 4 जल रोधक पिस्टन लगे हुए हैं और प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4 हो गया, इसका क्या हो गया क्षेत्रफल A3, ठीक है, A3 और A4 प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। और यहां पर जो है माना क्षेत्रफल प्रत्येक का क्या है, माना सपोज समान है, ये मान के चलिए क्षेत्रफल जो है हम इसको क्षेत्रफल सबका समान है। यहां पर जो भार है, यहां पर लगने वाला जो बल है, माना सपोज वो F1, दूसरा F2, तीसरा F3 और चौथा F4। तो बच्चों अब जब हमने जो है P वाले पिस्टन पे 10 kg का भार लगाया, आप सोचिए इस P वाले पिस्टन पर, इस बर्तन का जो P वाला सिरा है, इस पिस्टन पर हमने 10 kg का भार लगाया, 10 kg 10 ग्राम का जो है बल लगाया इस पर, 10 kg का जो है, ठीक है, 10 kg का हमने क्या लगाया, 10 kg का 10 किलोग्राम भार हमने इस पे क्या किया, आरोपित किया। तो आरोपित करने पर हम देखते हैं, देखिए बच्चों जो ये बर्तन है, इस बर्तन पर हमने जो है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रत्येक का परिच्छेदीय क्षेत्रफल क्या है, समान है, प्रत्येक पिस्टन का परिच्छेदीय क्षेत्रफल समान है। और इस पिस्टन P पर हमने जो है 10 किलोग्राम का भार आरोपित किया। तो जब हम इस पर 10 किलोग्राम का भार आरोपित करते हैं तो उससे क्या होता है कि इसके जो शेष 3 पिस्टन है Q, R और S, इस पर भी जो है दाब समान रूप से क्या होता है, संचलित होता है, तीनों दिशाओं में, यहां भी और यहां भी। तो इनको अब जैसे हम इस पे जो है 10 किलोग्राम केजी का भार आरोपित करते हैं तो ये जो है तीनों पिस्टन जो है बाहर निकलेंगे, ठीक है, बाहर को निकलेंगे। और बाहर निकलने से बचाने के लिए हमने क्या करना है, इस पर 10 केजी का, प्रत्येक पर 10 केजी का, 10 केजी का और 10 केजी का भार हमने आरोपित करना है, ताकि इन पिस्टनों को हम बाहर आने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो देखिए माना बर्तन P Q, बर्तन का पिस्टन P Q R S का क्षेत्रफल A1, A2, A3, A4 तथा उन पर लगने वाला भार W1, W2, W3, W4 है, ठीक है। उन पर लगने वाला जो भार होगा वो है W1, W2, W3, W4 है, ठीक है। तो यहां पर जो दाब हो जाएगा, पिस्टन P पर दाब, पिस्टन P पर दाब बराबर हो जाएगा, जो दाब हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर F अपॉन A, और F मतलब जो किलोग्राम 10 केजी का भार है, ये हो जाएगा W1 बटे A1। उसी प्रकार से पिस्टन Q पर दाब W2 बटे A2, PQR पर दाब W3 बटे A3 और S पर
दाब W4/A4। ठीक है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि जब हमने जो है इस पिस्टन पर 10 किलोग्राम का भार आरोपित किया तो शेष जो तीनों पिस्टन है वो बाहर की ओर निकलने लगे और उनको निकलने से रोकने के लिए प्रत्येक पिस्टन QRS पर हमने 10 केजी का भार क्या किया, आरोपित किया, जिससे वो पिस्टन को हम बाहर आने से रोक पाए। ठीक है। तो इससे यह सिद्ध होता है, इस प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है, इससे ये सत्यापित होता है कि द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो लगाया गया दाब है वो समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। अर्थात W1/A1 बराबर W2/A2 बराबर W3/A3 बराबर W4/A4। अर्थात कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर लगाया गया जो दाब है वो समान दिशाओं में समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है। इस प्रयोग से हमें सिद्ध होता है, हमने ये सिद्ध किया कि द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर जो द्रव का दाब है वो समान रूप से क्या होता है, संचरित होता है। अर्थात इस बर्तन पर यदि पिस्टन P पर हम 10 किलोग्राम का भार आरोपित करते हैं तो शेष तीनों पिस्टनों पर भी हमें जो है 10 किलोग्राम का भार क्या करना पड़ेगा, आरोपित करना पड़ेगा, ताकि पिस्टनों को बाहर आने से क्या किया जाए, रोका जा सके। तो इस प्रयोग के द्वारा पास्कल का नियम की सत्यापन की क्या होती है, पुष्टि होती है। तो बच्चों, पास्कल का नियम मैंने एक बार पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं कि पास्कल ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था 1653 ईस्वी में कि द्रव में दाब का जो संचरण होता है, कि जब द्रव साम्यावस्था में किसी बर्तन में रखा गया है तो द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो दाब होता है वो समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। और द्रव का क्षय हुए बिना, द्रव का बर्तन से क्षय हुए बिना दाब जो है समान रूप से समान दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।